समझने वाली बात है। एक्चुअल में जो भी कटिंग अगर नए सिरे से हम लोग कर रहे हैं वो अगर डीपी के हिसाब से नहीं हुई तो वापस चल के 2-5 सालों में तकलीफ आनी ही है। इसके लिए म्यूचुअल कंसेप्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। कि जो उल्लासनगर में इन्फ्लेटेड बजट दिखाई गई है तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रोविजंस जो बजट में दिखाते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा जो करप्शन के फंड है, पीडब्ल्यूडी वगैरह, उसमें सब चले जाते हैं और बाकी हमारे पास जो प्रोविजन दिखाए गए हैं उनके लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। 13 किलोमीटर के अपने उल्लासनगर शहर में जहां रहवासी व उद्योग का क्षेत्र मात्र 9 किलोमीटर का ही है, वहां कभी 700 करोड़ तो कभी 1000 करोड़ के वार्षिक बजट को हमेशा जनता के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों, अगर इतने बड़े बजट का गणित लगाएं तो हमारा छोटा सा शहर अब तक तो विकसित शहरों की गिनती में आ जाना चाहिए था, पर यहां अपने शहर में वास्तु स्थिति कुछ और ही है। दोस्तों, जब बात हिसाब किताब और बजट की हो तो इन मामलों के एक्सपर्ट से बात करना ही लाजमी होता है। तो आइए आज बात करते हैं एनसीपी एसपी गुट के जनरल सेक्रेटरी और अकाउंटेंसी व उद्योग की दुनिया में एक जाना माना नाम अजीत माखीजानी। सुनते हैं वे क्या कहते हैं उल्लासनगर शहर के बजट और यहां लागू किए गए डेवलपमेंट प्लान के बारे में। अजीत जी, कल आपकी पार्टी के शिष्टमंडल ने उल्लासनगर महानगर पालिका की कमिश्नर मैडम से मुलाकात की। सर, बताइए उस मीटिंग के मुद्दों के बारे में। पंचम कालानी जी की अध्यक्षता में कारपोरेटर्स थे, जिनमें राजेश टेकचंदानी, कुमारी ठाकुर, संजय सिंह चाचा, शिवाजी रगड़े और भी कुछ कारपोरेटर्स और मैं और संतोष पांडे जी, हम लोग कमिश्नर से मिलने गए। उनसे जो शहर के विषय हैं, जो शहर में तकलीफें हैं, उन पे हमारी बहुत अच्छे से चर्चा हुई। बहुत अच्छे से हर एक चीज खुल के डिस्कस हुई कि क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो जो हमारी नई आयुक्त हैं, आईएएस अधिकारी है, महिला अधिकारी जो पहली बार आई हैं उल्लासनगर में, बहुत ही उनकी वर्किंग सिंसियर लगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद नोट कर रही थी, उनके पीए तो सब पॉइंट्स नोट कर रहे थे, लेकिन जो उनको अच्छा लग रहा था वो पॉइंट्स खुद भी नोट कर रही थी और उनको खुल के अच्छे से डिस्कस भी कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि नई शुरुआत हमारे उल्लासनगर में आ गई है। अगर उन्होंने प्रॉपरली ये बातों पे एक्शन लिया तो एक नया उल्लासनगर हमें देखने को मिल सकता है। आपने इस दौरान कोई मुद्दे उठाए? डेफिनेटली मैंने भी, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है बजट के लिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मैंने बजट का मुद्दा उठाया कि जो उल्लासनगर में इन्फ्लेटेड बजट दिखाई गई है तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे प्रोविजंस जो बजट में दिखाते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा जो करप्शन के फंड है, पीडब्ल्यूडी वगैरह, उसमें सब चले जाते हैं और बाकी हमारे पास जो प्रोविजन दिखाए गए हैं उनके लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, मैंने मैडम को भी वो एग्जांपल दिया ट्रांजिट कैंप का, कि ट्रांजिट कैंप जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने कि पहले बजट में पास किया गया है लेकिन पैसा ही नहीं बचते हैं जो उनके लिए वो जाए। तो मैंने रिकमेंड किया कि जो ऐसे ही अननेसेसरी टैक्सेस वगैरह हम लोग दिखाते हैं उनको राइट ऑफ करें, या तो जीरो बेस्ड बजट, जो मेरा प्रपोजल पहले भी दिया हुआ था, कि उनको आप इंप्लीमेंट करो। और ऐसे भी बोला मैंने कि जो उल्लासनगर की कारपोरेशन की बजट है वो पूरे इंडिया में किसी भी कारपोरेशन में ऐसी बजट पेश नहीं की जाती जैसे उल्लासनगर में की जाती है। और जो भी हमारा 2 साल पहले कमिश्नर थे उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बात मानी थी। मैंने मैडम के सामने एक ये विषय रखा और दूसरा मैंने विषय रखा कि जो डीपी रोड को वायलेशन करके अभी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें उनको ओसीसीसी भी दिया जाता है, बैंक लोन भी दे देती है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोग ऐसे नहीं पैसे इतनी अपनी गाड़ी कमाई जिंदगी की देके, प्लान पास देख के, ओसीसीसी देख के वहां पे पैसे लगाते हैं
और उनकी अपनी गाड़ी कमाई वापस, ऐसे उनको कोई लीगल तकलीफ है डीपी रोड की जो उनको गंवानी पड़े, तो मैडम को वो दोनों पॉइंट अच्छी लगी। उन्होंने स्पष्ट किया अपने पीए को बुला के कि राइटिंग में ये पॉइंट्स मेरे से लीजिए और डायरेक्ट मेरे ऑफिस में पहुंचाइए, और मैंने आज ही उनको ये लेटर दिया है जिसमें दोनों पॉइंट स्पष्टीकरण किया है कि ये दोनों बातें होनी चाहिए। तो मैडम ने दोनों का बहुत आश्वासन दिया और उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला ये राइटिंग में दो। अजीत जी, हमने पिछले कई समय से देखा है कि उल्लासनगर का जो भी बजट बनाया जाता है उसमें हमेशा डेफिसिट ही होता है, यानी कि मनपा की कमाई कम है और उसके खर्चे बहुत ज्यादा। तो आपने अब जिक्र किया कि आपने जीरो बजट की इक्वेशन कमिश्नर मैडम को बताई है, तो संक्षेप में और आसान भाषा, जिसे हम आम लोगों की भाषा कहेंगे, जीरो बजट की थोड़ी सी डेफिनेशन बताइए सर, कि किस तरीके से यह प्रामाणिक साबित होगा। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा उल्लासनगर की जैसे बजट है, इन्फ्लेटेड बजट जिसे मैं कहता हूं, आपको एक घर का छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। सपोज आपकी इनकम, आपकी सैलरी है 75,000 रुपीज, लेकिन आपने अपने वाइफ को बताइए मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं, वो माइनस हाँ, तो आपने घर पे झूठ बोला है, लेकिन घर का बजट वो मैडम ही बनाती हैं, भाभी जी ही बनाएगी। वो 1 लाख उसके माइंड में रहेगा कि 1 लाख अगर मेरी हमारे घर पे इनकम आने वाली है, वो हिसाब से वो बजट बनाएगी। उसमें से पहले पहले वो बच्चों की एजुकेशंस और बच्चों के लिए जो भी उनके चाहिए, समझो 20,000 आपका मंथली खर्चा वो है, 20,000 उसके लिए साइड, 30,000 उसके लिए साइड करेगी, मतलब 50,000 आपका गया। उसके बाद जो 25,000 वो समझो सेविंग करती हैं कि चलो हमारे घर पे छोटी छोटी सेविंग्स होनी चाहिए, एफडी में पैसा जाता है, या लेडीज मोस्टली पोस्ट ऑफिस में या छोटे छोटे चिटफंड में पैसे डालती हैं, उसमें पैसा डालेंगे, बाहर घूमने फिरने जाएंगे, हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, मूवीज पे जाएंगे, कपड़े लेंगे, उसके लिए 25,000 उन्होंने प्रोविजन किया। और 25,000 आपके ऊपर हाउसिंग लोन है, तो वो बोलेगी 25,000 तू हाउसिंग लोन भर, ये 75,000 मैं यूज करती हूं। अभी आपने घर पे झूठ बोला है, आपकी एक्चुअल इनकम ही 75,000 है और आपके ऊपर खर्चा आ गया 1 लाख का। 75,000 आपने घर पे दे दिए, आपको हाउसिंग लोन भरने के लिए पैसे ही नहीं है 25,000, तो आप किधर न किधर प्रॉब्लम में आओगे। अभी नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद आप प्रॉब्लम में आओगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने घर पे पहले ही 75,000 बता दिया होता, तो आपके घर में आपकी वाइफ दूसरे खर्चों में कटौती करते वो 75,000 में पूरा करती और आपका हाउसिंग लोन भी बढ़ जाता। मेरा यही कहना है, उल्लासनगर की बजट भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमसे झूठ बोला जाता है कि हम इतना नहीं, इतनी इनकम है, तो उसमें वो मैक्सिमम जो खर्चे होते हैं पीडब्ल्यूडी के, करप्शन के, या और कोई अपने सैलरीज वगैरह, ये वो सब निकाल लेते हैं और जरूरी चीजों के लिए हमें पैसे ही नहीं बचते हैं। मेरा वही कहना है, इसके लिए मैंने बोला है जीरो बेस्ड बजट क्या होता है कि सब न्यूली स्टार्ट करो, जो पुराने प्रोविजंस है क्या है अभी वो ऐड नहीं करके आप नए सिरे से बजट बनाओ। मतलब आप घर पे सच्चाई बताओ कि हम लोग, भाई मैं 75,000 ही कमाता हूं, वो हिसाब से 25,000 उसमें से हाउसिंग लोन जाएगा मेरा, वो तो देना ही है, बाकी 50,000 में एडजस्ट करो, तो ऑटोमेटिकली सब खर्चे, घूमने फिरने के खर्चे को कटौती होगी, मूवीज की थोड़ी कटौती होगी और आपका घर बरोबर चलेगा। अजीत जी, क्या ये जीरो बजट का कोई खाका आपने कमिश्नर मैडम को सबमिट किया है? जीरो बजट का कोई खाका नहीं होता है, वो प्योर हम लोग की कितनी इनकम आने वाली है और पुराना जो बेस होता है वो नहीं पकड़ना पड़ता है, नई शुरुआत करनी पड़ती है, उसको ही जीरो बेस बजट बोलते हैं। खर्चे कौन से होंगे और हमारी इनकम कितनी होगी वो हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। आपने डीपी रोड पर जो प्लान पास हो रहे हैं, सीसी और ओसी दिए जा रहे हैं, वो विषय भी उठाया है, तो क्या आपने कोई लिस्ट कमिश्नर को दी है, जैसे लोग उनमें फ्लैट ना लें और बच सकें? देखिए, अभी मुझे भी पूरे उल्लासनगर में नहीं पता कि कौन सी डीपी रोड की वायलेशन की गई है, हाँ, लेकिन ऑन पेपर देख के समझ में आता ही है। वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को सबसे पहले पता रहता है कि कौन से, तो अगर मैडम चाहेगी जो पिछले 2 सालों 3 सालों में सीसीओसी निकली है, तो वो कोई लंबी लिस्ट नहीं है, इजीली पता चलेगा। हाँ, कुछ बिल्डिंगों के नाम मुझे पता है
लेकिन अगर मैं वो बिल्डिंग की बात करूंगा तो लोग बोलेंगे फिर पॉलिटिकल अटैक कर रहा है। इसके लिए उस विषय को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अजीत जी, पिछले कुछ दिनों से हमने डेवलपमेंट प्लान के लिए कई अफसरों से और कई नेताओं से इस विषय पे गंभीर तरीके से बात की है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर तरुण शेवकानी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि उन्होंने डीपी के रोड्स बनाने के मामले में पब्लिक से म्यूचुअल कंसेंट भी लिया हुआ है, जो आधिकारिक तौर पर पेपर पर नहीं है। तो क्या बिल्डिंगों को बचाने की कवायद और म्यूचुअल कंसेंट आपस में कहीं ना कहीं जुड़ाव रख रहे हैं? क्या मानते हैं सर आप इसमें? ये समझने वाली बात है। एक्चुअल में जो भी कटिंग अगर नए सिरे से हम लोग कर रहे हैं, वो अगर डीपी के हिसाब से नहीं हुई तो वापस चल के 2-5 सालों में तकलीफ आनी ही है। इसके लिए म्यूचुअल कंसेप्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। वो तो हो गया, जब भी डीपी आता है, अगर आपको ऑब्जेक्शन सजेशन जो देने होते हैं वो पब्लिक का पार्ट तभी हो चुका होता है, तो उसके लिए अभी म्यूचुअल कंसेंट का नहीं होना चाहिए और जो डीपी पास किया गया है वो हिसाब से ही कटिंग होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इस म्यूचुअल कंसेंट जैसी कवायद पर आरोपी कौन और भुक्तभोगी कौन? सिर्फ भुगतेगी जनता। आरोपी यहां के नेता और यहां के अधिकारी। भुगतने वाली सिर्फ जनता ही है। जनता को ही कभी भी भुगतना पड़ेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत जी, डेवलपमेंट प्लान का जो मुद्दा अब वापस से बाहर आ चुका है, जिस पर हर एक नेता और हर एक अधिकारी ने अपनी स्पष्ट राय रखी है, मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि 2015 में जब केबी रोड की कटिंग की कवायद शुरू हुई थी, तब सारे नेताओं ने आश्वासन दिया था कि शहर के भले के लिए यह कटिंग करना जरूरी है, और ना करते करते पूरा पुलिस महकमा और अधिकारियों ने आकर पूरी बाजार को तोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान के तहत जो सबसे अच्छी सड़क बनाई गई थी वो केबी रोड वाली सड़क थी, पर यहां भी कुछ लोगों ने उसमें केसेस करके रखे, यानी कि पहली पहल ही पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुई। अब अजीत जी, आते हैं 2024 और 25 के डेवलपमेंट प्लान की कवायद में, तो क्या ये केबी रोड वालों के साथ विश्वासघात नहीं हुआ कि अगर आज बनाई हुई सड़कों में नेता, पूंजीपति, एरिया वाले लोग और अधिकारी मिलकर शासन से रजिस्टर्ड तरीके से आए हुए डेवलपमेंट प्लान को धता बताते हुए अपनी चलाकर म्यूचुअल कंसेंट में 7 रोड्स और बाकी के मॉडल रोड्स को एक कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सर, इस बारे में आपकी आधिकारिक एक स्पष्टता क्या होनी चाहिए और आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर जो भी कटिंग होनी चाहिए एज पर डीपी रोड होनी चाहिए, क्योंकि अगर डीपी रोड के हिसाब से कटिंग नहीं हुई तो आगे चल के हमें भुगतना ही पड़ेगा और जनता ही है उसमें भुगतेगी। इसमें भी मैं यही कहूंगा कि ना सिर्फ केबी रोड, लेकिन सब जगह पे नेता गण को आगे आना चाहिए, अधिकारियों को आगे आना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हाँ, जिनका ज्यादा नुकसान हो रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम लोग उनको कैसे अल्टरनेट दें, क्योंकि मतलब सत्ता सक्षम है, जो अभी महाराष्ट्र की सत्ता हो या हमारे देश की सत्ता हो वो सक्षम है, लेकिन यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत वीक है। उसकी वजह से ये सब कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पे जिनके हाथ में लीडरशिप है वो प्रॉपर आगे आएंगे और लोगों को किधर न किधर अल्टरनेट देंगे तो वो चीज 100% होगी, उसमें दो राय नहीं है और वो होना चाहिए। अजीत जी, एक आखिरी सवाल। उल्लासनगर की किस्मत है कि पहली बार एक सशक्त महिला जो कि आईएएस ऑफिसर भी हैं और जिन्होंने पूना में स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत गहन तरीके से काम किया हुआ है, आज वो हमारी कमिश्नर हैं। आपने कल उनके साथ मुलाकात की और उल्लासनगर की 2 बड़ी समस्याओं के ऊपर आपने उनसे चर्चा की, बजट और डीपी प्लान। क्या रुख है या क्या वर्किंग होगी कमिश्नर मैडम की? क्या कहते हैं सर आप इस पे? जैसे मैंने अपने दोनों विषय रखे उस पे, तो कमिश्नर मैडम की जो फेस एक्सप्रेशन थे वो पॉजिटिव लगे और उन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने खुद बोला कि ये दोनों चीजें मुझे राइटिंग में दो। वैसे मैंने जैसे सुना है कमिश्नर मैडम सब राइटिंग में सब खुद अटेंड नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने खुद बोला मुझे और मेरा ये लेटर भी आज गया हुआ है, तो मुझे तो सकारात्मक रुख लगा उनका। जरूर इन बातों पे ध्यान देगी, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी है, वो समझ सकता है कि इन बातों की गहराई क्या है। अजीत सर, सिटी उल्लास लाइव के साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।
तो दोस्तों सुनी आपने बजट और डेवलपमेंट प्लान के मामले में पैनी बातें जो कि भविष्य में हमारे शहर की नींव और उसका सक्सेस तय करेंगी। दोस्तों बजट और डेवलपमेंट प्लान के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हम आपकी बात भी अधिकारियों के सामने रख सके। दोस्तों शहर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी विलास लाइव के साथ। धन्यवाद।